गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइज। क्या हाल है मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों? वेलकम 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 टू दिस सेशन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइज। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को आगे बढ़ाएंगे। देखो, अभी तक अपन ने जनता जनार्दन का जो प्रोटेस्ट था वो देख चुके थे। अब बारी आ गई है किसकी? अब बारी आ गई है राजा 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 की। मतलब यहां से ना चैप्टर का एक सेगमेंट चेंज होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। फटाफट से मुझे बता दो, क्या मेरी आवाज आपको बेहतरीन तरह से सुनाई दे रही है और मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? वेलकम टू द क्लास। वेलकम। चलो, क्या चल रहा है? गेटअप चेंज अच्छा लग रहा है कि नहीं वाला गेटअप? बढ़ गया अब। रिकैप करवाऊंगा, एक बार रिकैप करवाएंगे, यहां से थोड़ा सा रिकैप करेंगे पहले 10 मिनट आज, और फिर रिकैप करने के बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फाइन। चलो, वन शॉट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, वन शॉट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। चलो, ठीक है। तो देखो क्या क्या कहानी हो चुकी है। वन शॉट आपको ऑलरेडी सारे मिल जाएंगे, मैंने वन शॉट सारे बना दिए। आपको तो बस अब पढ़ना है बैठ के। मटेरियल आपके पास सारा अवेलेबल है मेरे दोस्त, आपको सिर्फ पढ़ना होता है। अगर वो भी नहीं करोगे तो फिर तो तुम्हारी पिटाई होना चाहिए। तो कहानी कहां से आगे बढ़ रही है? देखो, क्लास 10 सोशल साइंस में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग से जो कहानी शुरू करी थी, फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे इंस्पायर करा कि और भी जगह रेवोल्यूशनरी आइडियाज पहुंचे। नेपोलियन आर्मी ने सिविल कोड लेके आई, सिविल कोड को लोगों ने शुरुआत में हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी समझा नेपोलियन को, बाद में लेकिन उन लोगों ने समझा कि उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल ही नहीं रही है, तो उन लोगों ने अपोज किया। ये स्टोरी चल रही थी, है ना। अब स्टोरी के पैरेलल में जैसे अगर अपन देखेंगे तो यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, क्योंकि यूरोप तो बहुत विभाजित था। तो हमने यूरोप के समाज को समझा। तो एरिस्टोक्रेट्स थे, मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास के लोगों की आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म। लिबरलिज्म आइडियोलॉजी अपन ने पढ़ी। लिबरलिज्म आइडियोलॉजी पढ़ने के बाद फिर वापस स्टोरी पे आए। तो स्टोरी पे जब आए तो हमने देखा कि कंजर्वेटिव जो थे, तो नेपोलियन पावर में आ गया, और नेपोलियन को लेकिन कंजर्वेटिव्स ने 1815 में हरा दिया, और 1815 से कंजर्वेटिव्स पावर में आए। तो 1815 से 1830 तक ये कंजर्वेटिव्स पावर में रहे। कंजर्वेटिव्स को अपोज करने के लिए जैसे रेवोल्यूशनरी क्लास आई थी, रेवोल्यूशनरीज ने भी आवाज उठाई, ये सारा सब कुछ ये हमने देखा। अब उसके बाद में लेकिन आगे बढ़े, अब उसके बाद में जैसे आगे बढ़े तो रेवोल्यूशनरीज के बाद में कौन है? रेवोल्यूशनरीज के बाद में आप जैसे देखोगे तो रेवोल्यूशनरीज के बाद में ये भाई अपने क्या नाम इनका, एज ऑफ रेवोल्यूशन शुरू होती है, जिसमें जो कंजर्वेटिव्स पावर में बैठे थे तो उन कंजर्वेटिव्स को हटाया गया। कंजर्वेटिव्स जो पावर में बैठे थे तो उन कंजर्वेटिव्स को हटाया गया। किसके द्वारा? तो अलग अलग जगह रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तो हमने फ्रांस का देखा, बेल्जियम का देखा, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखी, फिर हमने सिलिशिया का जो सिलिशियन रिवॉल्ट है उसको भी समझा। सिलिशियन रिवॉल्ट, तो ये सारे एक एक करके सारे सेगमेंट समझे अपन ने। इसी बीच में एक आइडियोलॉजी, और जैसे सिलिशियन रिवॉल्ट के बाद में फिर रिवॉल्ट ऑफ पुअर पीपल इन फ्रांस देखा, हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट वाला, जिसमें फ्रांस में अल्टीमेटली उन्होंने फ्रांस को रिपब्लिक बना लिया। फिर फ्रांस को अल्टीमेटली रिपब्लिक बनाने के बाद में हमने लिबरल रिवॉल्ट ऑफ 1848 देखा, जर्मन्स का, जिसमें जर्मन्स में आपको क्या देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके ले आए, राजा के गले में घंटी बांधने की कोशिश करी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, विफल हो गए। तो ये सारे हमने एज ऑफ रेवोल्यूशन में सारे रेवोल्यूशन देख लिए एक 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 करके, ठीक है। अब इन सारे रेवोल्यूशंस को देखने के बाद में, इन सारे रेवोल्यूशंस को देखने के बाद में एक आइडियोलॉजी हमने रोमांटिसिज्म की भी कली पढ़ी। रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी क्या कहती है? रोमांटिक इमेजिनेशन या फिर रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी ये कहती है कि अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप इफ यू आर फाइटिंग फॉर ट्रुथ,
ठीक है। तो और मतलब ये तो सत्याग्रह बताने लगा तुम्हें। इफ यू आर फाइटिंग फॉर मेकिंग अ नेशन देन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको अगर देश को देश बनाना तो आपको पहले कल्चरल मूवमेंट चलाना पड़ेंगे, ठीक है। आपको कल्चरल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, ठीक है, फोक सॉन्ग्स, फोक कल्चर, इन लेवल पे लोगों को कनेक्ट करवाना होगा। उसके एग्जाम्पल जोहान गॉटफ्रेड हर्डर का एग्जाम्पल देखा था अपन ने देखा था कैसे पोलैंड में लोग जो है तो पॉलिश कल्चर जो था, पोलिनेज, मजूरुका, ये डांस फॉर्म्स का इस्तेमाल करते थे, कैसे लैंग्वेज एज अ वेपन यूज की गई थी टू शो द रेजिस्टेंस। ये सारा सब कुछ अपन ने पढ़ लिया था। हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट मैंने बताई दिया तुम्हें, बीच में एकदम रोमांटिसिज्म आ गया, नहीं तो उसके आगे पहले की कहानी बताई मैंने तुम्हें। और ये रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल हो गया, ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल जर्मनी वाला। इतना अपन पढ़ चुके थे, ठीक है, इतना अपन पढ़ चुके थे। ये कहानी अपनी यहां तक की जो कहानी है वो बता भी दी थी मैंने आपको, स्टोरी लाइन भी और आइडियाज भी, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक टॉपिक अपना अपन ये जो पढ़ रहे थे, कौन सा वाला, कहां गया वो स्टोरी लाइन की टाइमलाइन वाला स्लाइड, कहां गया मेरे दोस्त। स्टोरी लाइन की टाइमलाइन करके एक स्लाइड पढ़ रहे थे ना, तो अपनी टाइमलाइन कहां तक पहुंच चुकी है, 1848 तक पहुंच चुके हैं अपन। स्टोरी लाइन की टाइमलाइन करके एक स्लाइड थी अपनी, ये रही। हाँ, मैनू दाता सब कुछ दीना क्यों ना शुक्र मनावा। स्टोरी लाइन की टाइमलाइन तक अपन पढ़ चुके थे मेरे दोस्त, है ना। चलो नीचे, अच्छे बच्चे, ये स्लाइड को नीचे लेके चलते स्टोरी लाइन की टाइमलाइन को। अब अपनी स्टोरी लाइन की टाइमलाइन आगे खिसकने वाली, क्यों? क्योंकि अब अपन देखेंगे कि कुछ कुछ देश जो बने, जैसे मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली। तो ये जर्मनी इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ, इनमें क्या है ना, इनमें एक चीज अलग देखी कि लोगों के प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पे जो ये लोग थे अपने, क्या बोलते हैं, यहां पे ज्यादा नीचे आ गए, हाँ, यहां पे लोगों के प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, ज्यादा ऊपर चले गए, क्या है यार ये सिस्टम। यहां पे जो रूलिंग क्लास थी, राजा रजवाड़े जो थे, उन्हीं लोगों ने क्या करा, नेशनल यूनिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया, ठीक है। जो राजा रजवाड़े थे उन्हीं लोगों ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया। तो जैसे अगर मैं आपको यहां जूम करके बताऊं, तो हम क्या 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 पढ़ चुके थे, हम ये सब देख चुके थे कि 1848 में रिवॉल्ट ऑफ लिबरल्स इन जर्मनी हुआ। अब मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली, ये कहानी आगे बढ़ रही है अपनी। 1830 1848 का पूरा टाइम पीरियड पढ़ा आपने, ठीक है। ये 1815 तक की कहानी है। इनमें कुछ नया कलर कर देता हूं, रुक जाओ, ग्रीन नहीं, ग्रीन तो मैच हो जाएगा येलो से, ग्रीन तो येलो से मैच हो जाएगा, पिंक करते हैं। 1815 था, 1830 से 1848 तक का टाइम पीरियड पूरा देखा अपन ने, अलग अलग टाइमलाइन चल रही है अपनी, है ना। 1790s में पूरे नेपोलियन ने धूम धड़ाका मचाया था, 1789 से कहानी चालू हुई थी, क्लियर है। तो ये ऐसे करते करते टप्पा 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 करते कहानी यहां तक पहुंच गई है। अब टप्पा टप्पा करते करते कहानी यहां तक पहुंच गई, तो अब यहां आगे क्या, टप्पा टप्पा करते कहानी आगे पहुंच गई, तो यहां आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। तो व्हाट्स नेक्स्ट में अपन, व्हाट्स नेक्स्ट में अगर हम देखें, तो व्हाट्स नेक्स्ट में अगर हम देखें, तो अब यहां से हम देखेंगे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, इटली का यूनिफिकेशन पहले हो जाता है। तो मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाते जाऊंगा, फिर टाइमलाइन भी दिखाता जाऊंगा। जैसे चैप्टर में आपके पास में जर्मनी पहले आया है, लेकिन यूनिफिकेशन इटली का पहले हो गया था, तो जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन, ये एक एक करके यूनिफिकेशन वाली टाइमलाइन पढ़ते हैं। तो मैं इस पे यहां ये कर देता हूं कि यूनिफिकेशन हुए थे, अब वो यूनिफिकेशन को समझते हैं। ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन हुआ था, ठीक है। तो अब सारे यूनिफिकेशन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है, यहां पे एक एक करके अपन सारे यूनिफिकेशंस पढ़ेंगे। फाइन, अब आ जाओ, यहां पे एक एक करके सारे यूनिफिकेशंस पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहला यूनिफिकेशन जो हमारे पास है वो है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो जर्मनी की कहानी पढ़ते हैं। जर्मनी के बारे में तुम कितना जानते हो बताओ, जर्मनी की अगर बात आती है तो जर्मनी के बारे में कितना जानते हो तुम, जर्मनी के बारे में चैप्टर के हिसाब से अभी तक कितना जानते हो? कोई बच्चा है जो बताएगा मुझे, समझदार बच्चा? व्हाट डू यू नो अबाउट जर्मनी? यूनिफिकेशन मतलब इकट्ठा होना। कार जानते हैं सर जर्मनी के बारे में? अबे उस समय कार नहीं थी, उस समय घोड़ा गाड़ी चलती थी, ओ घोड़ा टप टप टप, ठीक है। उस समय पे जर्मनी था ही नहीं। यस, वेरी गुड। उस समय पे जर्मनी नहीं हुआ करता था, उस समय पे प्रूशियन एम्पायर हुआ करता था। तो जो आज जर्मनी है ना, वो जर्मनी कैसे बना? तो उस समय पे जो प्रूशिया था, जो प्रूशियन एम्पायर था पूरा का पूरा, तो उस प्रूशियन एम्पायर में मेजरली जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी।
तो उस मेजर जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन ने एक कंट्री बनाने का सोचा अपना, और वो जो कंट्री बनाएंगे उस कंट्री का नाम क्या बनेगा? उस कंट्री का नाम बनेगा जर्मनी। ठीक है, उस कंट्री का नाम बनेगा जर्मनी। क्लियर हुआ? चलो, तो अब उस कंट्री का नाम जर्मनी बनेगा, तो अपन जर्मनी को बनाते हैं। तो जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? मतलब क्या कोई आर्मी किसी देश को देश बना सकती है? कैन एन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? ये क्वेश्चन है कि क्या आर्मी के प्रयासों से, क्या आर्मी ने जब हथियार उठाया तो उससे कंट्री बनता है? तो अब वही देखते हैं कि आर्मी के प्रयासों से कंट्री कैसे बना। तो आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। Nationalist sentiments were often mobilized by the conservatives for promoting state power and achieving political dominance over Europe. ये लाइन को 4 बार पढ़ेंगे, फिर से पढ़ो एक बार। क्या कि nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political dominance over Europe. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives. Often mobilized by conservatives. Nationalist sentiments mobilized by conservatives. क्यों मतलब कि अब है ना, अभी तक हमने क्या देखा कि देश को देश बनाने के लिए डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, रेवोल्यूशन ला रहे थे लोग, ये सब कुछ कर रहे थे, पुअर पीपल रिवॉल्ट कर रहे थे, लिबरल्स रिवॉल्ट कर रहे थे, रेवोल्यूशनरीज रिवॉल्ट कर रहे थे। लेकिन अब देश को देश बनाने के लिए वो जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं, उन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को कंजर्वेटिव्स मोबिलाइज कर रहे थे। मतलब कंजर्वेटिव्स भी बोल रहे थे देश बनाओ। क्यों भाई पलटी मार गए कंजर्वेटिव्स? तुम तो अभी तो वो बोल रहे थे कि ओल्ड ऑर्डर शुड बी रिस्टोर्ड, मोनार्की होना चाहिए। कंजर्वेटिव्स ऐसी बात क्यों करने लगे? तो कंजर्वेटिव्स ऐसी बात इसलिए करने लगे क्योंकि उन्हें क्या करना था ना, दे वांटेड टू प्रमोट स्टेट पावर, ठीक है, एंड अचीव पॉलिटिकल डोमिनेंस। समझना, अगर मान लो देश में हम रिवॉल्ट ला के देश बनाते तो देश भी हमारे हाथ से जाता। अगर मान लो मैं कंजर्वेटिव होता, मैं राजा होता, ठीक है, अगर मैं राजा होता तो मैं ये देखता कि 4 लोग आएंगे, रिवॉल्ट करेंगे, मुझे उठा के फेंक देंगे, जैसे लुईस फिलिप को, लुईस 16 को फेंका था, और वो फिर देश में डेमोक्रेसी ले आएंगे। तो इससे बेटर ये है ना कि मैं राजा हूं, मैं ही मेरी जनता से बोलूं कि चलो देश बनाते हैं दोस्तों। उन्होंने रिवर्स कर दिया चलो देश बनाते हैं। तो उससे क्या होगा ना, उससे मेरे अगेंस्ट रिवॉल्ट नहीं होगा, मैं राजा भी बचा रह जाऊंगा, देश भी बन जाएगा, लोग भी खुश, मैं भी खुश। तो यही हुआ कि कंजर्वेटिव्स जो है, तो उन्हें समझ में आया कि कुछ तो करना पड़ेगा दया। तो कंजर्वेटिव्स ने क्या किया? कंजर्वेटिव्स ने, ठीक है, कंजर्वेटिव जो थे तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय द कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो पॉलिटिकल डोमिनेंस अचीव करने के लिए कि हमारा देश बन जाएगा और देश का तो राजा मैं ही रहूंगा, ठीक है, और इस तरह से मैं जब बात करूंगा, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स लाऊंगा लोगों के अंदर, तो लोग मेरी रिस्पेक्ट भी करेंगे, मुझे उठा के भी नहीं फेंकेंगे। तो यही चेंज होता है चैप्टर में, यही शिफ्ट हो रहा है कि अभी तक हमने रिवॉल्ट, रिवोल्यूशन, रेवोल्यूशनरीज, लिबरल्स और रोमांटिसिस्ट सबके बारे में पढ़ा कि उन्होंने कैसे देश बनाने में प्रयास किया। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कंजर्वेटिव्स ने भी यूरोप में देश बनाए हैं। तो पहला एग्जांपल जर्मनी का, दूसरा एग्जांपल इटली का पढ़ेंगे अपन कि हाउ कंजर्वेटिव्स प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग ऑफ नेशन स्टेट्स। गिव मी अ थम्स अप। क्लियर करो, यस और नो, बताओ समझ में आया? ये समझना था, ये समझना था, ये समझना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? बताओ जल्दी, ये मेन चीज थी, ये समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ ले, पढ़ ले, बहुत मारूंगा। यस, पढ़ाई के अलावा सारी सारी मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, चलो, यस, वेरी गुड, है ना? तो अब देखो, हाउ दी जर्मन यूनिफिकेशन टुक प्लेस, ऐसा पूछ लेंगे। तो जर्मन यूनिफिकेशन कैसे हुआ? तो मैं क्वेश्चन ही दे देता हूं ना तुम्हें, क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन
द जर्मन unification and the role of Otto von Bismarck. है ना, ऑटो वन बिस्मार्क, हाँ, रोल ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन एंड ऑटो वन बिस्मार्क, यही है ना बस, हाँ। रोल ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन एंड ऑटो, रोल ऑफ MAR सी, कि मैं उसको स्पेलिंग में कंफ्यूज हो रहा था। एक्सप्लेन दी जर्मन यूनिफिकेशन एंड द रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन इट। 5 नंबर का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें अब, और ये आगे भी आएगा क्वेश्चन। तो अब अपन जर्मन यूनिफिकेशन अगर पढ़े अपन यहां पे, तो देखो, दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। जो हम ऊपर बात करके आए ना कि यूरोप में 1850s के बाद में एक जो बड़ा चेंज अपने को देखने को मिलता है, वो ये देखने को मिलता है कि नेशनल यूनिफिकेशन प्रोसेसेस में कंजर्वेटिव्स ने आगे एज ली। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय द कंजर्वेटिव्स। क्यों? क्योंकि उससे स्टेट डोमिनेंस मिल रही थी, पॉलिटिकल एक्सपेंशन मिल रहा था, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही थी। तो इसीलिए अब उन्होंने ही देश बनाने का, ठीक है, वो करना शुरू कर दिया। उन्होंने ही देश बनाने का जिम्मा उठा लिया, ठीक है, उन्होंने ही देश बनाने का जिम्मा उठा लिया। This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. As you have seen, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा, nationalist feelings were widespread among the middle class Germans, who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state governed by the parliament. ये क्या बात हो रही है यहाँ पे? तो तुम्हें ध्यान है, अपन ने यहाँ पढ़ा था 1848 का एक फेल्ड रिवॉल्ट, ये वाला। एक बार 1848 में प्रयास हो चुका था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, मतलब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स है ना कि लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना जागी थी, उसके थ्रू उन्होंने एक बार देश को देश बनाने का प्रयास किया था। लेकिन देश को देश बनाने का प्रयास किया उन्होंने, बट दे फेल्ड। वो अचीव नहीं कर पाए ना, यूनिफिकेशन उनका हो नहीं पाया था। वो वहां पे कंट्री को कंट्री नहीं बनाया था। फ्रेडरिक विलियम फोर के सामने जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ले जाके दिया था, तो राजा ने बोल दिया भाग जाओ। ध्यान आया? तो यहां पे वही बताया गया है कि हमने जैसे कि देखा कि एक बार नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है वो लोगों के मन में फैल गई थी। उन्होंने 1848 में अलग अलग रीजन्स को यूनाइट करके कंट्री बनाने की कोशिश भी करी, एक पार्लियामेंट बनाएंगे, चलाएंगे। लेकिन वो लिबरल इनिशिएटिव जो था, लिबरल इनिशिएटिव टू द नेशन बिल्डिंग, हाउएवर, वाज रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री। तो मोनार्की मिलिट्री ने दबा के उन लिबरल फोर्सेस को खत्म कर दिया। क्या चलो जाओ, आ गए उठ के यहाँ पे, उस टाइप से, है ना, उनको भगा दिया था। अब सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रूशिया, और ये राजा और मिलिट्री ने जब लिबरल्स को हटाया था, लिबरल्स के जो मूवमेंट था 1848 का, मिडिल क्लास लिबरल्स का जो जर्मन यूनिफिकेशन मूवमेंट था, उसको सप्रेस करने में जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे ना, जंकर्स कहा जाता जिन्हें प्रूशियन एम्पायर में, उन जंकर्स का भी वो था, सहयोग था मूवमेंट को खत्म करने में। फिर क्या होता है, फ्रॉम देन ऑन, और तभी से मैंने आपको एक आखिरी पॉइंट में बताया भी था कि क्या उसको हम एक फेल्ड रिवॉल्ट बोलेंगे, तो फेल्ड रिवॉल्ट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि राजा को समझ में आ गया था कि आज हमने इनको, आज जब झंडा लेके आए, आज हमने उसमें से डंडा निकाल के इनको पिट्टी लगा दी, अगली बार और फिर झंडा लेके आएंगे तो फिर डंडा रहेगा उनके हाथ में, तो अगली बार वो डंडा हमें पिट्टी कर देंगे वो। तो राजा को, मतलब ये मजाक था, लेकिन मैं बता रहा हूं कि राजा को ये समझ में आ गया था कि यू कैन नॉट, ये जो साइकिल ऑफ रिप्रेशन एंड रिवॉल्ट चलता रहेगा, तो इसको आप वो आएंगे रिवॉल्ट करने, उसको रिप्रेस करोगे, फिर वो आएंगे रिवॉल्ट करने, तो साइकिल ऑफ रिप्रेशन एंड रिवॉल्ट कंटिन्यूअसली चलता नहीं रहेगा, एक दिन ये खत्म भी हो जाएगा, है ना। तो राजा को भी समझ में आ गया था हमें खुद भी आजादी देना ही पड़ेगी। तो इसीलिए क्या है, फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो जनता जब आई थी तो जनता को उन्होंने बोल दिया है नहीं, कोई यूनिफिकेशन नहीं, कोई पार्लियामेंट नहीं। लेकिन फिर उनको समझ में आ गया कि यूनिफिकेशन करने में अपना ही फायदा है। तो तब से जो प्रूशियन स्टेट था, मतलब प्रूशियन पावर जो था, प्रूशियन एम्पायर जो था, उस प्रूशिया ने क्या कर लिया, इनिशिएटिव ले लिया कि हम जर्मनी बनाएंगे। क्या था ना, जैसे मान लो कि ये प्रूशिया ऐसा है,
लेकिन जर्मनी बनाएंगे मतलब क्या होता है कि उन्हें यहां पे कुछ एरिया ये फ्रांस से भी छुड़ाना पड़ेगा, कुछ एरिया लड़ाई लड़के डेनमार्क से भी लेना पड़ेगा, आगे समझ में, कुछ एरिया लड़ाई लड़के उनको ऑस्ट्रिया से भी लेना पड़ेगा। और जब ये सबसे एरिया ले लेंगे तो फिर ये जो बनेगा ये उनका दी ग्रेट जर्मनी बनेगा, फिर ये उनका दी ग्रेट जर्मनी बनेगा, समझ में, फिर ये उनका दी ग्रेट जर्मनी बनेगा। तो ये कहानी थी, ये कहानी थी। तो अब क्या देखा जाए यहां पे, जैसे अगर देखा जाए तो जो चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क थे वहां के प्रूशिया के, तो चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है, दिस प्रोसेस कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। तो राजा ने चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क को जिम्मेदारी दी कि राजा लोग कुछ करते नहीं है, वो बोलते जाओ करो आगे। तो चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क ने जिम्मेदारी ली, और जिम्मेदारी लेने के बाद में उन्होंने क्या किया, चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क जो थे तो ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस एंड विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेते हुए, प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेते हुए राजा ने एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क ने एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो ही फॉट 3 वॉर्स ओवर 7 years, 7 सालों तक 3 लड़ाइयां लड़ी, और किस किस को हराया, ऑस्ट्रिया को हराया, डेनमार्क को हराया, फ्रांस को हराया। जो मैं बता रहा हूं ना आपको क्या, कि जैसे ये प्रूशियन एम्पायर था, अब इन्हें फ्रांस से ये टेरिटरी छुड़ाना थी, ऑस्ट्रिया से ये टेरिटरी छुड़ाना थी, डेनमार्क से ये टेरिटरी छुड़ाना थी, और इनसे टेरिटरी छुड़ा के फिर ये जो बनेगा इसको वो क्या बोलेंगे, जो पूरा ये जो बनेगा अंदर, ठीक है, ये पूरा ये जो बनेगा फिर इसे वो जर्मनी बोलेंगे फिर। तो उनको ऐसे जर्मनी बनाना था, समझ में आया। तो वही हुआ कि नेशनलिस्ट यूनिफिकेशन लिबरल रेवोल्यूशन के फेल होने के बाद में जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने जिम्मेदारी लेके राजा ने ऐसी जिम्मेदारी ली, कंधों पे सितारे लगवाए और चीफ मिनिस्टर को बोला चलो बेटे काम पे लग जाओ। तो चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क वाज कंसीडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनिफिकेशन। चीफ मिनिस्टर बिस्मार्क ने 7 सालों तक 3 लड़ाइयां लड़ी, ठीक है, 3 वॉर्स वर फॉट ओवर द पीरियड ऑफ 7 years। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हराने के बाद में, ठीक है, दिस एंडेड इन द प्रूशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और इस तरह से कंप्लीट, मतलब जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन का वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, और इस तरह से जर्मनी बनता है, प्रूशियन एम्पायर जर्मनी बनता है, ठीक है। जनवरी 1871 में ये लड़ाई इनकी खत्म होती है, और जनवरी 1871 में जो राजा था उस समय, फ्रेडरिक विल्हेम फोर तो मर गया, फ्रेडरिक विल्हेम फोर का भतीजा था ये विलियम वन। तो विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स, ठीक है। तो ये उसका एक इमेज भी बताया गया यहाँ पे कि ये राजा जो हारा ना, ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क ये खड़े हैं, ऑटो वन बिस्मार्क केसर विलियम वन है, विलियम वन को अब क्या है, तिलक लगा के 10 रुपए का नोट देंगे कि राजा जी उत्सव की तैयारी करो, हमारे महाराज आ गए। केसर विलियम वन को राजा घोषित कर दिया गया आफ्टर दी जर्मन यूनिफिकेशन। तो जो जर्मन एम्पायर था, देखो अभी भी राजा ही है, लेकिन अब हुआ क्या ना कि वो यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया, वो कंट्री बन गया, वो सिर्फ प्रूशियन एम्पायर नहीं रह गया। जिन जिन टेरिटरीज में फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने, डेनमार्क ने कब्जा करके रखा था, जहां जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती थी, जर्मन कल्चर था, उन सबको एक साथ जोड़कर उन्होंने बोल दिया कि ये जर्मनी है, ये हमारा देश है, ये हमारा फादरलैंड है जर्मनी, और हम यहाँ के लोग हैं, इस टाइप से। तो जर्मन यूनिफिकेशन ऐसे कंप्लीट हुआ। बताओ जर्मन यूनिफिकेशन में किसी को कुछ डाउट है, जल्दी बताओ, इज देयर एनी डाउट? जर्मन यूनिफिकेशन में किसी को डाउट है? क्या कहते हो? जर्मन यूनिफिकेशन में किसी को कोई डाउट है? नो नो नो, वेरी गुड। प्लीज रिपीट, समराइज एक बार कर देता हूं। देखो हाँ, अभी थोड़ा सा नीचे का और पॉइंट है, तो वो पढ़ा के फिर एक साथ समराइज करूंगा। तो इस तरह से जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब देखो क्या हो रहा है, तो जनवरी 18 के दिन जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ था, 1871 की बात है। एन असेंबली comprising the princes of German states, representatives of the army, important Prussian ministers including the chief minister Otto von Bismarck, they all gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the German empire headed by the केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। मतलब वो ये तिलक समारोह हो गया, केसर विलियम वन को वहां का राजा घोषित कर दिया, सारे लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है। केसर विलियम वन को 1871 में राजा बना दिया। तो जो पूरा जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस था नेशन बिल्डिंग का, तो द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी
had demonstrated the dominance of Prussian state power। अब जैसे ऐसा होता है ना कि आईपीएल के किसी मैच में अगर मान लो सीएसके जीत रहा है, तो सीएसके जीत रहा है और अगर मान लो, जस्ट इमेजिन यार, जस्ट इमेजिन करने में क्या होता है, इमेजिन करके खुश ले लो, ठीक है। तो और महेंद्र सिंह धोनी जो है तो दे मारा है छक्के चौके छक्के चौके छक्के चौके, तो आप क्या देखेंगे कि उस लाइन को मैं ऐसा लिखूंगा, द प्रोसेस ऑफ सीएसके विनिंग द मैच was dominated by the performance of थाला, ठीक है। तो वही चीज यहां पे हुई कि जब ये पूरा जर्मनी बन रहा था तो ऑस्ट्रिया को हराया, डेनमार्क को हराया, फ्रांस को हराया और लड़ाई लड़ी जा रही थी वो, अब उन सारी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी ताकि जर्मनी बनाया। तो इस जर्मनी के बनने की प्रोसेस में, जर्मनी तो अलग अलग टेरिटरी को जोड़ के बना, कौन बनवा रहा था, तो प्रूशिया जो था, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट मतलब क्या है कि जो प्रूशियन एम्पायर पहले था, तो प्रूशियन एम्पायर की छाती के ऊपर जर्मनी बना है ना। प्रूशियन एम्पायर का डोमिनेंस देखने को मिलता है इन दी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी, ठीक है। अब दिखती बात है कि जब प्रूशियन एम्पायर ने पूरा प्रयास किया है, तो जब कल को देश बनेगा तो उस देश में भी प्रूशिया ही रिफ्लेक्ट होगा ना, उस देश में भी प्रूशिया ही रिफ्लेक्ट होगा। तो द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी को मॉडर्न किया उन्होंने, बैंकिंग और लीगल सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम को उन्होंने मॉडर्न किया। और अब इन सारे ही चीजों में, मतलब क्योंकि देश प्रूशिया नहीं बनाया, तो प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम द मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द जर्मनी। तो जैसे पहले प्रूशियन एम्पायर में सब कुछ चलता था, तो जर्मनी बनने के बाद भी सारी चीजें वैसे ही चलेगी, क्योंकि वो आधार रहा है जर्मनी का बनने में, ठीक है। आ जाओ अब एक बार मैं रिकैप दे देता हूं आपको, क्या है कहानी समझना। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, तो मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली में सबसे पहला पैराग्राफ जो है ना, तो ये क्या है ना, ये आपको आइडिया है, आइडिया about how conservatives played an important role idea about how conservatives played an important role in नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कंजर्वेटिव्स ने, क्लियर हुआ। बताओ है ना। तो पहले वाले पार्ट में सिर्फ ये बताया गया कि कैसे कंजर्वेटिव्स को लगा कि अब अगर वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को मोबिलाइज करेंगे तो उसको स्टेट पावर डोमिनेंस मिलेगी, और उसका एग्जांपल आपको दो स्टोरीज में देखने को मिलता है, एक जर्मनी और एक इटली की यूनिफिकेशन। तो जर्मन यूनिफिकेशन अपन ने पढ़ लिया है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, रिकैप दे रहा हूं कि जर्मन यूनिफिकेशन में पहले एक बार 1848 में लिबरल्स ने प्रयास किया था, बट दे फेल्ड। क्यों? क्योंकि उनके प्रयास को सप्रेस कर दिया था आर्मी ने, जंकर्स ने और एरिस्टोक्रेट जो रूलिंग क्लास के लोग थे उन लोगों ने मिलकर। फिर फ्रॉम देन ऑन, ठीक है, जो प्रूशिया था, प्रूशियन एम्पायर, तो उसने बोला कि नहीं, कंट्री यूनिफाई करते हैं, हमें ही फायदा रहेगा। तो फिर कंट्री यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी या फिर बागडोर कह लो, कंट्री यूनिफिकेशन की बागडोर इन्होंने संभाली। और ये जो कंट्री के यूनिफिकेशन की बागडोर संभाली प्रूशियन एम्पायर ने, तो इस बागडोर को संभालने के बाद में आप देखते हैं तो प्रूशिया ने क्या किया, 7 सालों तक आप देखेंगे तो 3 लड़ाइयां लड़ी, ओटो वन बिस्मार्क की जिम्मेदारी ली। उन लड़ाइयों को लड़ने के बाद में फ्रांस, डेनमार्क और कौन कौन थे, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, इनको हराने के बाद में प्रूशियन यूनिफिकेशन 1871 में कंप्लीट होता है। अब जब कंट्री बन जाता है, प्रूशिया से जर्मनी बन जाता है, तो जर्मन एम्पायर का राजा किसको बनाया जाता है, केसर विलियम वन को हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सेल्स में उसको तिलक कर दिया जाता है। और इस तरह से यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब ऑब्वियस इस यूनिफिकेशन में जब प्रूशिया ने एज ली थी, तो जो भी मॉडर्न बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम बना, तो उस पूरे सिस्टम में प्रूशिया ही डोमिनेट करेगा, ठीक है। उस पूरे सिस्टम में प्रूशिया की डोमिनेंस भी आपको देखने को मिल रही थी। क्लियर हुआ? बताओ, अब यहां तक क्लियर है ना। अब जैसे ये प्रूशियन यूनिफिकेशन हो गया अपना कंप्लीट। प्रूशियन यूनिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या देखने, जैसे ये देखो, एक एग्जांपल से भी बताता हूं तुम्हें कि ये प्रूशिया था बिफोर द यूनिफिकेशन। ये जो ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये ब्लू ब्लू कलर जो है, तो ये बिफोर द प्रूशियन यूनिफिकेशन ये वाला पार्ट था। फिर उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे ये सारे एरियाज अपने अंडर में लिए। ये कनकर्ड बाय प्रूशिया,
इन ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर, तो ये वाला पार्ट छुड़ाया। फिर उन्होंने क्या करा, वॉन बाय प्रूशियंस फ्रैंको प्रूशियन वॉर, तो वो 7 सालों तक जो लड़ाई लड़ी ना वो वाले पार्ट में। फिर जैसे साउथ जर्मन स्टेट ज्वाइनिंग प्रूशिया टू फॉर्म जर्मन एम्पायर, तो पहले सिर्फ प्रूशियन एम्पायर इतना था, तो ये प्रूशियन एम्पायर ने अपने आप को एक्सपैंड किया यहां से यहां तक पूरा ऐसा, और ऐसे यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ, है ना। आ जाओ, अब इसके बाद में क्या अगला यूनिफिकेशन था, इटली का, इटालियन यूनिफिकेशन। ये ऑटो वन बिस्मार्क है। ये पिक्चर में क्या दिखा रहे, देखो ऑटो वन बिस्मार्क ना स्ट्रिक्ट आदमी था, चाबुक चला रहा है, वो चाबुक चला रहा है, तो ये लोग सारे घबरा रहे हैं, अरे भैया मत मारना हमें, ऐसा करके वो हंटर अपना वो कर रहा है और ये लोग डर रहे हैं कि अरे भैया हमें मत मारना, ऐसा वाला। ठीक है, तो कैरिकेचर ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन दी जर्मन रिस्टैग, वहां की पार्लियामेंट में उसका दबदबा था, उस चीज को दर्शाया जा रहा है। क्लियर है। अब आ जाओ इटली यूनिफाइड। इटली यूनिफाइड मतलब क्या है कि अब हम यहां पे इटालियन यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लियर, इटालियन यूनिफिकेशन। आ जाओ आ जाओ, ठीक है। इटालियन यूनिफिकेशन में क्या है, इटली यूनिफाइड वाला पार्ट जो है, तो इटालियन यूनिफिकेशन में बेसिकली आपको ये बताया जाएगा कि जैसे जर्मनी के यूनिफिकेशन में भी वहां के राजा ने, वहां के रूलर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, जैसे प्रूशियन रूलर्स ही थे सारे, तो वैसे ही इटली के यूनिफिकेशन में, ठीक है, इटली भी एक देश है, तो वैसे ही इटालियन यूनिफिकेशन में आपको क्या देखने को मिलता है, इटली के यूनिफिकेशन में भी वहां के रूलर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, तो वो इटालियन यूनिफिकेशन अपन समझने वाले हैं। ठीक है, अब इटालियन यूनिफिकेशन समझे उसके पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इटली की स्थिति क्या थी। देखो इटली की स्थिति क्या थी, इटली की स्थिति सांबर के जैसी थी, फैली हुई थी पूरी इटली की स्थिति पूरी की पूरी सांबर के जैसी थी, फैली हुई थी। तो अगर आप इस देखोगे तो जो इटली का जो ओरिजिनल प्रिंसली हाउस था, जो राजा थे ना, वो राजा बस ये सार्दिनिया पेडिमोंट वाला ये जो रीजन था, इस ही रीजन पे रूल करते थे ओरिजिनली। क्यों? क्योंकि इटली का जो नॉर्थ वाला पार्ट था, ठीक है, ये इटली का जो नदर्न इटली था, ये ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर के पास में, तो जो हैब्सबर्ग एम्पायर पड़ता है ना, ऑस्ट्रियो हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है, तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के पास में था। जो सेंट्रल वाला पार्ट था इटली का, वो सेंट्रल पार्ट किसके पास था, पेपल स्टेट मतलब पोप के पास में था, ठीक है, पेपल स्टेट के पास में था। और जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ये साउथ वाला पार्ट जो था, तो इस साउथ वाले पार्ट पे क्या बोल सकते हैं, स्पेन के रूलर्स जो थे, बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन, तो वो बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन रूल करके बैठी थी। तो कुल मिला के इटली, इतना बड़ा इटली जो था, तो उसमें से राजा के पास सिर्फ ये सार्दिनिया पेडिमोंट वाला ही रीजन था। अब क्या है ना, अब इटालियन यूनिफिकेशन के आपको पूरी टेरिटरी छुड़ाना पड़ेगी, तो राजा के ऊपर ये परफॉर्मेंस प्रेशर था क्या, कि पूरी टेरिटरी छुड़ाना पड़ेगी मेरे दोस्त। समझ गए इटली की स्थिति, समझ में आई कि इटली में दिक्कत क्या थी। इटली का सांबर बना हुआ था, जर्मनी तो पैदा हो गया, चटनी चटनी, मोबिलाइज मींस इकट्ठा करना। क्या जर्मनी के बाद भी कोई कंट्री यूनिफाई हुआ था प्रूशिया से? नहीं, वो उन्होंने अपना जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हुआ था ना, जब एक हिटलर नाम का आदमी आया था, उसने पूरे वर्ल्ड को थरथरा दिया था तब वो रशिया तक घुस गया था, इधर फ्रांस तक घुस गया था, लेकिन अंत में सब कंट्रोल हो गया। लेकिन जर्मनी बहुत बदमाश नेशन रहा है, पता है, हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो हिस्ट्री में तुम्हें समझ में आएगा कि जर्मनी बहुत, वैसे ना क्लास का बदमाश बच्चा जिसको कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है, वो था जर्मनी, बहुत बदमाश चलो, तो क्या बता रहा था मैं, कहानी तुमने भुला दिया मुझे। हाँ, तो ये इटली की कहानी थी। अब ये इटली जो फ्रेगमेंटेड है अलग अलग पार्ट्स में, ये इटली यूनिफाई कैसे होता है, तो इटालियन यूनिफिकेशन हम यही पढ़ेंगे कि हाउ दी नेशन नोन एज इटली वाज यूनिफाइड, वो इटली को आपने यूनिफाई कैसे करा, इतना फ्रेगमेंटेड, इतना बटा हुआ टुकड़ों में जो देश था, उसको आपने यूनिफाई कैसे करा, है ना। आ जाओ आ जाओ, इटली यूनिफाइड पढ़ते हैं, इटली यूनिफाइड। तो लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी की तरह ही, सेम जर्मनी की तरह ही इटली का भी एक बड़ा इतिहास रहा है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का, कि टुकड़ों टुकड़ों में बटा रहा है, और उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, जो मैंने तुम्हें बताया ना अभी 2 मिनट में, कि नॉर्थ में कौन, साउथ में कौन, सेंट्रल में कौन, तो वहां पे वो बताया कि इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर।
ठीक है। तो वही इटली जो हैब्सबर्ग एम्पायर है तो उसके पास में भी था, और मल्टीलिंगुअल स्टेट्स में फैला हुआ था कि कोई कहीं कुछ भाषा बोल रहे, कहीं कुछ भाषा बोल रहे। वही तो चैलेंज था कि हाउ डिड नेशनलिज्म केम इन यूरोप, क्यों? क्योंकि यूरोप इतना डाइवर्स था। लेकिन फिर लोगों ने प्रयास किए, जैसे आप देखोगे तो लिबरलिज्म से लगा के, रोमांटिसिज्म से लगा के, कंजर्वेटिव्स के प्रयास तक, तब जाके देश बने यूरोप में। तो Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. तो during the middle of 19th century में आपको क्या देखने को मिलता है? Italy was divided into 7 states, of which only one, इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें से only one जो कि सार्देनिया पेडेमोंट है, ठीक है, 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि only one ये जो सार्देनिया पेडेमोंट वाला रीजन है, ये सार्देनिया पेडेमोंट वाला रीजन जो था, तो इट वॉज ओनली रीजन दैट वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। मतलब जो इटली के राजकुमार थे विक्टर इमैनुअल II, उनके द्वारा रूल किया जाने वाला सिर्फ एकमात्र ये स्टेट था। बाकी जो था तो नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था। द सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप रूल कर रहे थे सेंटर में। साउथ का जो रीजन है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, उस पे कौन रूल कर रहा था? इट वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। स्पेन के जो बॉर्बन राजा थे वो रूल कर रहे थे। तो इस हिसाब से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सब बटा हुआ था। Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations. तो जो भाषा बोली जाती थी ना इटालियन लैंग्वेज, तो इटालियन लैंग्वेज भी एक कॉमन लैंग्वेज या फिर एक कॉमन यूनिफाइड लैंग्वेज की तरह आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस थे, अलग अलग प्रकार हुआ करते थे, बोलते ना रीजनल टच होता था लैंग्वेज में, वो रीजनल टच हुआ करते थे। कंटेक्स्ट समझ में आया? तो इसमें क्या बताया गया, ये पूरे पैराग्राफ में बताया गया सिचुएशन बिफोर द यूनिफिकेशन, ठीक है। तो ये दिस इज द सिचुएशन बिफोर द यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन के पहले ये सिचुएशन थी, क्लियर? यूनिफिकेशन के पहले ये सिचुएशन थी, समझ गए? यूनिफिकेशन के पहले ये प्रोसेस थी, क्लियर हुआ? अब यूनिफिकेशन हुआ कैसे? तो अब जब यूनिफिकेशन के पहले ये सिचुएशन थी तो यूनिफिकेशन हुआ कैसे, ये वाला समस्या है। चटनी चटनी बस ये बच्चा बोला सर एक बार और चटनी चटनी बोल दो। अरे पब्लिक चैट में तुम लोग बात बहुत करते हो यार, ये ले, क्लियर है ना? सर आज इतना ही है, बहुत मारूंगा पहले। भाई अगर हम इनको यूनिफाई नहीं करवा के जाएंगे तो एक दिन तक बेचारों का यूनिफिकेशन रुक जाएगा, बीच में अटक जाएंगे। इनको यूनिफिकेशन तो करवाना पड़ेगा ना। तो अब देखो क्या है, तो यूनिफिकेशन का काम बहुत पहले से शुरू हो गया है। अगर बहुत सारे समझदार बच्चे जो होंगे, देखो प्यारे बच्चे समझदार मुस्कुरा रहे, कनेक्ट करना अपन ने पढ़ा था पिछली क्लासेस में। एक आदमी था इटली का जिसका नाम था गुजिपी मजीनी, जो कि रेवोल्यूशनरी था। उसने क्या बोला था? गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, इटली कैन नॉट रिमेन दी पैचवर्क। तो वो इटली का था, और उस हर आदमी को अपने देश के लिए मोहब्बत होती है ना, प्रेम होता है ना, राष्ट्रवाद होता है, नेशनलिज्म। तो 1830 के टाइम पीरियड में जैसे अगर आप देखोगे तो गुजिपी मजीनी ने भी इटली को यूनिफाई करने का प्रयास किया था। उसने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, है ना, यंग इटली जो उसने सोसाइटी बनाई थी। तो गुजिपी मजीनी हैड sought to put together a coherent program for unitary Italian republic, ठीक है। He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals, ठीक है। उसने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, ठीक है। एक इटालियन रिपब्लिक, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाने का कोशिश किया था कि इटली एक कंट्री बने। बट हमने क्या देखा कि अल्टीमेटली वो इटली को इटली बना नहीं पाया था। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 meant that the mantle now fell on the Sardinia Piedmont under the rule of King Victor Emmanuel II। तो गुजिपी मजीनी ने प्रयास किए, और एक देखो लोग गिनते चलना कौन कौन लोग थे। तो पहला कैरेक्टर था गुजिपी मजीनी, जिसने प्रयास किया इटालियन यूनिफिकेशन के लिए, दो ही वाज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन उनके एफर्ट्स को सल्यूट किया जाना चाहिए कि उन्होंने प्रयास किया। अब लेकिन जब वो फेल हो गए तो अब दिखती बात है, अगर यूनिफाई करते तो इटली बन जाता, लेकिन इटली नहीं बना पाए। तो जो इटली बनाने का मेंटल मतलब जिम्मेदारी जो थी, जो बोलते ना दारोमदार जो था,
वो जिम्मेदारी अब किसके ऊपर आ गई? सार्देनिया पिडीमोंट के राजकुमार, मतलब जो प्रिंसली हाउस जो सिर्फ एक एरिया था किसके पास में, मेरा थोड़ी ना इटली, वो राजकुमार का इटली, तो राजकुमार को यूनिफाई करवाना चाहिए। तो वही चीज है कि नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द यूनिफिकेशन केम ऑन द शोल्डर्स ऑफ सार्देनिया पिडीमोंट अंडर द रूलर विक्टर इमैनुअल II। विक्टर इमैनुअल II राजा थे। अब भैया राजा तो राजा होता है, राजा ने अपने कंधे से जिम्मेदारी लेके दूसरे के कंधे पर रख दी, तू यूनिफाई करेगा। और वो तू यूनिफाई करने वाला व्यक्ति कौन था? तो विक्टर इमैनुअल II ने इटली को यूनिफाई करने की जो जिम्मेदारी थी वो किसी और को दी। और क्यों यूनिफाई करना था? देखो अगेन, कंजर्वेटिव्स को वही पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करके नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के थ्रू वो अपनी पॉलिटिकल डोमिनेशन इंश्योर कर सकते थे कंजर्वेटिव्स। तो ये भी कंजर्वेटिव राजा है। तो इन द आईज ऑफ रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन, ठीक है, जो रूलिंग क्लास के लोग थे उनको दिख रहा था कि अगर इटली यूनिफाई होगा तो एक यूनिफाइड इटली विल ऑफर देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, उस चीज से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उन्हें पॉलिटिकल डोमिनेंस मिलेगी, उन्हें पॉलिटिकल डोमिनेंस मिलेगी। तो दिस वाज द आइडिया कि पॉलिटिकल डोमिनेंस भी मिलेगी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे, चलो इटली को यूनिफाई करते हैं, इटालियन यूनिफिकेशन करते हैं। तो लेकिन राजा तो राजा होता है अगेन वही, तो राजा ने सारी जिम्मेदारी किसको दे दी? राजा ने सारी जिम्मेदारी यहाँ के चीफ मिनिस्टर को दे दी। बेचारे चीफ मिनिस्टर मेहनत करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर कैवियोर, है ना, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर दो लोग हो गए। एक मैंने आपको बता दिया गुज़िपी मजीनी, दूसरा व्यक्ति विक्टर इमैनुअल II, दूसरा व्यक्ति ये हो गया। तो दो लोगों का हमने कंट्रीब्यूशन देखा इटालियन यूनिफिकेशन में। एक ऐसे तुम्हारे पॉइंट बन जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और दो अगर मैं तुम्हें यहां पे, सिंपल, क्या एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन, एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली बताओ। Who were the key personalities? Who were the key personalities involved in it? की पर्सनैलिटीज कौन कौन थे जो इस यूनिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे? बताओ। क्या लगता है दोस्त? हम अगर बात करें यूनिफिकेशन की, तो इस यूनिफिकेशन प्रोसेस में की पर्सनालिटीज कौन कौन थे जो इन्वॉल्व थे? व्हाट डू यू गाइज थिंक? हाँ, तो यूनिफिकेशन में पहला पॉइंट आपका ये बनेगा कि भैया इटली तो सांबर बना हुआ था, चटनी चटनी, ठीक है, तो फ्रेगमेंटेड था पॉलिटिकली, सिर्फ सार्दिनिया पिडीमोंट उनके अंडर में था, नॉर्थ हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था, सेंटर पोप के पास था, साउथ जो था तो बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के पास था। अब इस स्थिति में 1830s में एक बार एक आदमी गुज़िपी मजीनी नाम का उसने प्रयास किया, बट ही फेल्ड। नाउ द रिस्पांसिबिलिटी केम ऑन द शोल्डर्स ऑफ विक्टर इमैनुअल II। विक्टर इमैनुअल II ने क्या किया? ये देखा कि एक यूनिफाइड इटली से उनको क्या मिल सकता है? फायदा मिल सकता है यूनिफाइड इटली से, ठीक है। विक्टर इमैनुअल II ने देखा फायदा मिल सकता है, और अब इसके बाद में फिर क्या है, जो यूनिफिकेशन का काम चालू किया, तो उस यूनिफिकेशन के काम की जिम्मेदारी ली चीफ मिनिस्टर कैवियोर ने। तो चीफ मिनिस्टर कैवियोर इज द थर्ड पर्सनैलिटी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, है ना। तो कैवियोर जो है, तो हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई रीजन्स ऑफ इटली वाज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी, ना तो ये रेवोल्यूशनरी थे कैवियोर जो थे, तो कैवियोर मजीनी की तरह रेवोल्यूशनरी नहीं थे। आइडियोलॉजी कैवियोर की जो थी वो अलग थी ना। तो ही वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, ना ही ये डेमोक्रेट थे, डेमोक्रेसी नहीं विश्वास रखते थे। तो थे क्या, ये क्या सोचने वाले थे? लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ इटालियन अलाइट, इटालियन अलाइट मतलब जो पैसे वाले लोग होते हैं, तो दूसरे पैसे वाले वेल्दी लोगों की तरह ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। तो ये थे इटली से, लेकिन फ्रेंच भाषा बहुत कॉमनली बोलते थे। क्यों बोलते थे बताओ? चैप्टर पढ़ा, देखो चैप्टर पढ़ना तो अलग चीज है, उस समय का समाज समझो जरा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, तो दे यूज्ड टू स्पोक फ्रेंच एज अ लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी। फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे वो आपस में बात करने के लिए एक दूसरे से, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज से उनको क्या लगता था कि जैसे आज इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो उस समय यूरोप में कम्युनिकेट करने के लिए जो अलाइट क्लास की लैंग्वेज होती थी वो फ्रेंच लैंग्वेज होती थी। तो यहाँ पे वही बताया गया कि ही वाज द मेंबर ऑफ इटालियन अलाइट एंड ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन
इटली, इटालियन लैंग्वेज, ठीक है। तो इटालियन लैंग्वेज से ज्यादा बेटर वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। अब जब फ्रेंच लैंग्वेज बोलते तो उनके फ्रांस के साथ संबंध भी अच्छे थे, फ्रांस में उनके दोस्त वोस्त हुआ करते थे, ठीक है। तो थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवियोर, ठीक है। तो फ्रांस की मदद ली और उस मदद लेने में कैवियोर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तो थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवियोर, सार्डिनिया पेडिमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। सार्डिनिया पेडिमोंट ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। सार्डिनिया पेडिमोंट ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया मतलब क्या है कि जो रूलिंग क्लास थी ना जो विक्टर एमानुएल II की, उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस मतलब नॉर्थ इटली पे जो कब्जा करके बैठे थे, ठीक है, नॉर्थ इटली पे जो ये कब्जा करके बैठे थे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के लोग, तो इन्होंने क्या करा, सार्डिनिया पेडिमोंट ने ढाई 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 धूम धड़ाका किया। कैवियोर ने इधर फ्रांस है तो फ्रांस की मदद लेके कैवियोर ने इसे हराने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। फ्रांस ने इसे हरा दिया। फ्रांस की मदद लेके सार्डिनिया पेडिमोंट ने नदर्न रीजन जो इटली का उसको आजाद करवा दिया। फाइन। तो डिफीटिंग इन ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859, तो 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस भाग गई है, तो अब सार्डिनिया पेडिमोंट और नॉर्थ वाला इटली यूनिफाई हो गया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुजिपी गैरिबाल्डी जॉइंड द फेरी। अब देखो क्या है, तो चौथा आदमी यहां पे आ गया भाई साहब, ये गुजिपी गैरिबाल्डी। गुजिपी गैरिबाल्डी कौन है, घबराना मत, नाम से सिंपल मैं बता रहा हूं। तो नॉर्थ को तो आजाद करवा दिया किसने, कैवियोर ने, फ्रांस की मदद लेके। अब गुजिपी गैरिबाल्डी जो है, तो इसके साथ भी बहुत सारी जो रेगुलर आर्मी थी, तो रेगुलर आर्मी के अलावा जो लोकल पीजेंट्स थे, लोकल लोगों ने गुजिपी गैरिबाल्डी का सपोर्ट किया और दे जॉइन दी फेरे। मतलब क्या कि जो जत्था चला आ रहा था, जो ग्रुप चला आ रहा था, उस ग्रुप को ज्वाइन किया। इन 1860 दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। जो साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसिली था ना, ये वाला पार्ट जिसपे स्पेन के बॉर्बन रूलर्स जो कब्जा करके बैठे थे, इन लोगों को उन्होंने पिट्टी कर दी, ठीक है। इन लोगों की पिट्टी कर दी किसने, गैरिबाल्डी और गैरिबाल्डी के साथ जो उसके सपोर्टर्स थे, ठीक है। तो टू सिसिलियंस सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स, और 1861 में जाके इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। एक मिनट, अब आप बोलोगे सर नॉर्थ में पिट्टी करी कैवियोर ने, साउथ में पिट्टी करी गैरिबाल्डी ने, सेंटर का पोप कहां गए, पोप तो अभी इनको तो किसी ने पिट्टी नहीं करी ना। तो एक चीज बता रहा हूं कि जब इधर मार पड़ रही है, इधर मार पड़ रही है ना, तो ऑटोमेटिकली इन लोगों ने बोल दिया भैया हमें मत मारना, हम तो इटली के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो दे मर्ज्ड विद द इटली, ठीक है। तो उन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन प्रोसेस में अपने आप को मर्ज करवा लिया कि हाँ ठीक है, हम भी इटली ठीक है, उन्होंने बोल दिया हम भी इटली, इस टाइप से। तो ऐसे करके यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। और 1861 में इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। एक बार रिकैप दूंगा मैं, समझना, ठीक है। तो इन 1861 विक्टर एमानुएल II, अब दिखती बात है, अब लड़े मरे कटे कोई भी राजा तो राजा बनेगा, क्योंकि राजा तो राजा होता है। तो विक्टर एमानुएल II को राजा बना दिया गया। तो विक्टर एमानुएल II वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। विक्टर एमानुएल II को यूनाइटेड इटली का राजा घोषित कर दिया गया। हाउएवर much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were high, remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology। जनता जो होती है ना, सबसे मासूम अगर कोई होता है पूरी दुनिया में, तो सबसे मासूम होती बेचारी जनता, प्यारी जनता। ऐसे गुलू गुलू कर दो जनता को। क्यों, क्या हुआ जनता को, लड़ने का बोला, लड़ लिए, जिसको राजा बनना था उसका तिलक लग गया, 10 रुपए मिल गया, राजा बन गया वो, ठीक है। इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो जो इटालियन पॉपुलेशन थी उनके बीच में लिटरेसी रेट इतना कमजोर था कि देवर ब्लिसफुली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बेचारे इग्नोर्ड थे, इग्नोरेंस में रह रहे थे, ठीक है। तो ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। उन्हें नहीं पता क्या लिबरलिज्म है, उन्हें नहीं पता क्या नेशन है, उन्हें नहीं पता क्या नेशनलिज्म है। उनके लिए तो कोई आया है, हमारे राजा है, राजा ने बोला लड़ना है, यही हमारे राजा थे क्या, चलो ठीक है यही राजा है, मारो किसको मारना है, जीत गए जीत गए, ऐसा सिस्टम था उनके लिए, तो है ना। तो उन्हें कोई नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, लिबरल आइडियोलॉजी कुछ समझ नहीं आता था, ठीक है। द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन साउथ इटली, तो गुजिपी गैरिबाल्डी के साथ में जो लोग पीजेंट्स भी लड़े थे ना स्पेनिश रूलर्स को हटाने के लिए, तो इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इतालिया, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता, उन्होंने भारत माता से हमें समझ में आता कि हमारे देश के लिए एक सिंबल है हमारे देश का, भारत माता। तो वैसे ही जब इतालिया बोला जाता था, तो वो जो पीजेंट्स थे बेचारे, उनको ऐसे नहीं लगता कि हम इटली के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको लगता था इटली कौन है, उनको ये भी नहीं पता इटली हमारा देश होगा। उनसे जब बोला जाता था कि इटली के लिए लड़ना है अपने को इस तरह से, तो उन्हें लगता था कि ला तालिया वाज दी विक्टर एमानुएल्स वाइफ। उनको लग रहा था कि हमारे राजा की वाइफ है, जिसको छुड़ाने के लिए हम ये स्पेनिश रूलर्स को भगा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है। इतने मासूम लोग थे। उनको लग रहा था कि जब बोलते थे ला तालिया हमें इटली के लिए लड़ना है, या फिर जैसे भारत माता, तो उन्हें लगता था इटालिया तो राजा की पत्नी जो है उसको छुड़ाने के लिए लड़ना है, चलो
भले लोग बेचारे, ठीक है। तो दिस इज हाउ द इटालियन यूनिफिकेशन केम इनटू द प्रोसेस। इस तरह से इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। फाइन, अब मुझे जरा एक बार रिकैप करवाने दो। तो हमने क्या देखा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, कि इटली वॉज पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड, टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ था इटली। उस टुकड़े टुकड़े में इटली में से आप देखोगे तो सिर्फ सार्देनिया पेडिमोंट वाला रीजन जो था वो राजा के पास था, बाकी नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के पास में था, ठीक है। सेंटर में पोप था, साउथ में किंगडम ऑफ टू सिसिलीज स्पेनिश रूलर के पास में थी। अब इसको पूरा यूनिफाई करना था। 1830s में एक बार गुजिपी मजीनी नाम के एक रेवोल्यूशनरी ने प्रयास किया, बट ही फेल्ड। तो गुजिपी मजीनी के बाद में अब जिम्मेदारी किसके कंधों पे आ गई? राजा के ऊपर। तो राजा ने क्या किया, देखा कि पॉलिटिकल डोमिनेंस जब रहेगी तो उसको फायदा रहेगा, तो राजा ने फिर बोला कि करो यूनिफाई। तो सार्दिनिया पेडिमोंट की मदद से नॉर्थ का पार्ट जो है कैवियोर ने, फ्रांस और सार्दिनिया पेडिमोंट ने मिलकर नॉर्थ में से ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को भगाया। साउथ में गुजिपी गैरिबाल्डी ने पीजेंट्स का मदद लेके स्पेनिश रूलर्स को हटाया, और इस तरह से 1861 में यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। क्या यहां तक कहानी समझ में आई? बताओ। बधाई हो, यूनिफिकेशन हो गया है। कोई अगर आपसे पूछे कि क्या हुआ तो बोलना यूनिफिकेशन हुआ है। बधाई हो, इटली का जन्म हुआ है। क्लियर? जल्दी जल्दी बता दो चैट में। देश बन गया, लेकिन वो नेशनलिज्म की फीलिंग अभी भी लोगों में नहीं थी, क्योंकि पीपल वर अनअवेयर। अब अपन कल पढ़ेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। देखो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्यों? क्योंकि हमने देखा इटली में, जर्मनी में, बाकी सारी जगह लड़ने भिड़ने की जरूरत पड़ रही थी, मारकाट मचा हुआ था। लेकिन ब्रिटेन के केस में लड़ने भिड़ने का मारकाट वाला सिस्टम नहीं था। क्यों नहीं था वो आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहां पे अपन ने क्या देखा, यूनिफिकेशंस में दो यूनिफिकेशन अपने कंप्लीट हुए। कौन कौन से दो कंप्लीट हुए यूनिफिकेशन? दो यूनिफिकेशन, मस्ती नहीं, दो यूनिफिकेशन में पहला यूनिफिकेशन जैसे अगर अपन देखेंगे तो इटली का हुआ, टाइमलाइन के हिसाब से बता रहा हूं। इटालियन यूनिफिकेशन कब हो गया? 1861 में, और 1861 में विक्टर इमैनुअल को राजा घोषित कर दिया था। दूसरा यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का, ध्यान आ रहा है? 1871 में, 1871 में जर्मनी यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया, है ना। 61 हो गया, 71 हो गया। आज अपन ने दो कहानी पढ़ दी है। अब आगे और देखेंगे ब्रिटेन का केस, सबका केस, और ऐसे कहानी अपनी आगे बढ़ेगी, है ना। आइडियोलॉजी तो अपन ने आज पढ़ी नहीं, आज तो अपन ने कहानी पढ़ी। क्वेश्चंस के आंसर दे दो चलो इसी बात पे। अरेंज द फॉलोइंग रीजन ऑफ इटली इन ऑर्डर टू देयर इंक्लूजन इन यूनिफाइड इटली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, अब देखो जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, कि जिस बच्चे ने ध्यान से वो मैप देखा वो उससे बनेगा ये क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इटली इन ऑर्डर देयर इंक्लूजन इन द यूनिफाइड इटली। तो आपको पता है सवॉय सार्दिनिया जो है, तो ये राजा के पास पहले से था, है ना। ये चलो बस मैंने हिंट दे दिया, अब तुम करो। पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, ऐसे बताना है। बताओ इटालियन यूनिफिकेशन में क्या क्या चीजें पहले आई? सार्दिनिया के बाद में बताओ, जल्दी बताइए। क्लियर हुआ? एक पोल देते हैं, देखिए ना क्या देते हो आंसर तुम। देखो राजा के पास में तो ये पहले से था सार्दिनिया, तो ये सबसे पहले यूनिफाई हो गया होगा। वेनेतिया और सिसिलीज, तो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज नीचे वाला साउथ वाला हिस्सा था, तो साउथ वाला हिस्सा तो बाद में हुआ है। वेनेतिया जो है तो लोम्बार्डे वेनेतिया ऊपर वाला हिस्सा, नॉर्थ वाला, ठीक है। जैसे अगर आप मैप में देखोगे तो ये मैप में तुम्हें दिखेगा यहाँ, ये लोम्बार्डे वेनेतिया, ठीक है। तो वेनेतिया जो है पहले जुड़ा, और फिर लोम्बार्डे नीचे सिसिलीज वाला, तो ये सेकंड नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे। तो उस हिसाब से डी होगा इसका राइट आंसर। कितने परसेंट बच्चों ने डी दिया है? डी दिया है 46% बच्चों ने। वाह भाई वाह, 46% बच्चों ने सही आंसर दिया है। गॉट इट? फोर्टी 46% बच्चों ने सही आंसर दिया। क्लियर?
क्लियर है? लीडर बोर्ड पढ़ दूं? लीडर बोर्ड पढ़ देता हूं, लो। आशी, उत्कर्ष, कौशिक, करण यादव, एक क्वेश्चन और देता हूं ना अगला जब तक। देखो मैं लीडर बोर्ड पढ़ता हूं। करण यादव, समर्थ्य, कृतिका, अन्वेषा, लक्षित, तनुज, वेदांत और तन्मय। बहुत बढ़िया। दो स्टेटमेंट दिए, एक है असर्शन गुजिपी मजीनी वाज अ रेवोल्यूशनरी फ्रॉम इटली, और रीजन दिया गया है ही फाउंडेड अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, बताओ। एक रेवोल्यूशनरी था, गुजिपी मजीनी इटली से थे, और ही फाउंडेड अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब सीक्रेट सोसाइटीज। तो बोथ एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इसमें, तो सिंपल है। बोथ एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सिंपल है। 2026 का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। Which of the following region became the part of unified Italy in 1866? 1866 में जैसे क्या 1866 में उसका पार्ट बना हुआ था, तो ऑब्वियस है वेनेतिया होगा। और ये कहां लिखा है सर, आपने पढ़ाया तो है ही नहीं, तो अब नजर दौड़ाओगे तो ये दिख रहा है, ये वेनेतिया 1866 है ना, 1866। ये क्वेश्चन क्या हुआ था ना, ये ऐसे ये वाले क्वेश्चन 2025 में इटालियन यूनिफिकेशन से जुड़े हुए आ गए थे, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्शियस रीडिंग करना है, कॉन्शियस रीडिंग करना है। एक और एमसीक्यू कर लेते हैं बस, फिर उसके बाद कल करूंगा। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैवियर अमंग द फॉलोइंग। कैवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स पता करो। चीफ मिनिस्टर कैवियर जो थे, बोल दे रहा हूं फिर से, चीफ मिनिस्टर कैवियर के कैरेक्टरिस्टिक पता करो। ही वॉज एन इटालियन स्टेट्समैन, ठीक है, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन, ही वॉज अ टैक्टफुल डिप्लोमेट, ही बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली। बताओ जल्दी बताओ, लास्ट टेल मी फास्ट, लास्ट। बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई साहब, राजा के परिवार से नहीं था, रॉयल फैमिली से नहीं था वो, इटालियन स्टेट्समैन था, फ्रेंच लैंग्वेज बढ़िया बोलता था, टेक्टफुल डिप्लोमेट था, ये सारी चीजें सेट हो रही है, बट वो रॉयल फैमिली से नहीं था। तो 1 2 3 के हिसाब से बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया है? मात्र 35% बच्चों ने। मारूंगा मुक्का तो गायब हो जाओगे हाँ धरती पे से। टेक्टफुल डिप्लोमेट तो था ना वो, टेक्टफुल डिप्लोमेट मतलब बहुत बेहतरीन दिमाग लगा के उसने फ्रांस की मदद लेके ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर जो उसकी पिट्टी लगवा दी थी उनको भगा दिया था। डिप्लोमेट मतलब जो एक अच्छा स्टेट्समैन हो, जो अच्छा क्या कर सके, नेगोशिएशंस कर सके, अच्छी तरीके से देश चला सके, वैसा। ठीक है, तो बी होगा इसका राइट आंसर। क्या यार, क्या गुंडा बनोगे तुम, समझ नहीं आया था क्या टॉपिक? इटालियन स्टेट्समैन थे, वहां के स्टेट्समैन मतलब क्या है कि सरकार में आदमी होना, तो सरकार के आदमी थे ही वो, चीफ मिनिस्टर थे, है ना? क्लियर है? क्लियर हुआ? अरे बता दे लाला। कॉकरोच जनता पार्टी, हाँ देखा तुमने, मैं भी कॉकरोच। देखो क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूं, मैं क्लास में 2-3 बार बोल चुका हूं ना कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो आपको नहीं पता है कि कब कहां कैसे अगर युवा शक्ति एक साथ इकट्ठी हो जाए, संगठित हो जाए, तो क्या बदलाव ला सकती है। मजाक मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, और वो एक तरह से लोग अपने वो डिसकंटेनमेंट शो हो रहा है कि लोग परेशान है, नाराज है। और इसी कारण से क्या है, जब उन्हें एक ऑप्शन दिखा कि भले ही वो एक इट वॉज स्टार्टेड एज ए जोक, लेकिन पीपल आर लुकिंग एस्पिरेशंस इन इट, कि लोग चाह रहे हैं यार कि कोई आवाज उठाए, कोई बदलाव के लिए बात करे, तो हम हैं तैयार, ऐसा रहता है, समझे? चलो तो कॉकरोच जनता पार्टी को मेरी शुभकामनाएं। उनके गठन पे 2 दिन 3 दिन पहले पार्टी बनी है और वो पार्टी बढ़ते जा रही है, ठीक है, तो हमारी बेस्ट विशेष। चलिए इसी नोट पे अभी आज के कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हैं। तब तक आप मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कल मिलते हैं।
कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल ब्रिटेन को भी तो यूनिफाई करवाना है। चलो बाय।